ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि आई है पाकिस्तान के दौरे पर और खेलेगी 3 टी20 मैचेस की सीरीज और 3 के तीनों टी20 मैचेस होंगे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के उस मैदान पर जहां पर बेसिकली पिच के नाम पर आपको रोडें ही देखने को मिलती है, जम करके रन यहां पर बनते हैं। लेकिन उसमें हमको देखना यह पड़ता है लगभग हर एक मैच के अंदर कि पिच के अंदर जो काली मिट्टी का कंटेंट है वो कितना ज्यादा है, क्रैक्स कितने ज्यादा है, सीन कितना क्रिएट हुआ पड़ा है पिच के ऊपर, और साथ ही साथ सेकंड इनिंग के दौरान जब बैटिंग होगी तो वहां पर ओस आएगी या नहीं आएगी। इन सभी चीजों का अपडेट तो आपको लेने के लिए मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, तो जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना तो क्लियर कट आपको वो सारे आंसर मिल जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन प्लेयर लेकर के जाना है, पाकिस्तान की तरफ से कौन सा प्लेयर टीम में पिक करना है। जो कुछ ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर्स होते हैं जिनको जो आपको जिताते हैं बेसिकली वन साइडेड या हराते हैं वन साइडेड, उनको लेना है या नहीं लेना है, और लेना भी है तो कब लेना है, वो सब कुछ आपको क्लियर कट आंसर इस वीडियो के अंदर मिलेगा। जिसमें शुरुआत हम करेंगे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के उस मैदान से जहां पर यह मैच शाम को 4:30 बजे से स्टार्ट होगा। अब 4:30 बजे से स्टार्ट होगा तो मैच निश्चित तौर पर आप समझ ही पा रहे होंगे करीब 3.5 घंटे चलेगा, तो करीब 8 बजे के आसपास ये मैच खत्म हो जाएगा। तो जो ओस वाला एक फैक्टर यहां पर गेम में आ रहा था कि सेकंड इनिंग में ओस गिरेगी कि नहीं गिरेगी, वो काफी हद तक अगर हम बात करें तो नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि शायद 7 बजे के आसपास ओस आनी शुरू हो, 8 या 8 के बजे के बाद ओस आनी शुरू हो, तो निश्चित तौर पर वो जो फैक्टर है वो काफी हद तक यहां पर नेगेट हो जाता है। ओस आने की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाती है, जो कि मैच की टाइमिंग ही ऐसी रखी गई है। लेकिन फिर भी जो भी अपडेट ओस को लेकर के होगा वो तो आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। फिलहाल तो अगर हम पिछले 6 मैचेस के आंकड़े अगर आप देखें इस मैदान पर जो खेले गए हैं, उसमें 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। यानी कि मामला काफी हद तक बराबरी का है, जहां पर स्पिन को केवल 30 विकेटें लेकिन पेस को 48 विकेटें मिली हैं, और इन 48 विकेटों में से भी पेस को 30 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही मिल गई हैं, 18 विकेटें सेकंड इनिंग में, और स्पिनर्स को 11 विकेटें पहली इनिंग में, 19 विकेटें सेकंड इनिंग में, जो कि काफी हद तक क्लियर करता है कि पेसर्स दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिकली पहली इनिंग्स में जहां पर पावर प्ले और डेथ ओवर के बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पिनर्स निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में थोड़ा सा उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि पिच निश्चित तौर पर चूंकि ओवर्स का जो काफी हद तक एक आने की संभावना है वो खत्म हो रही है इस मैच की टाइमिंग की वजह से, तो स्पिनर्स का रोल काफी यहां पर बड़ा होने वाला है। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी कि कौन कौन से स्पिनर्स दोनों टीमों के अंदर खेलेंगे। लेकिन पिछले जो 6 मुकाबले हुए जिसमें आपने स्पिन और पेस के आंकड़े देखे, बैटिंग पहले और सेकंड करने वाली टीमों का रिजल्ट देखा ना, उसमें अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का यह मैच है जहां पर 139 का स्कोर पाकिस्तान ने चेज किया, फिर यहां पर 110 का स्कोर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ चेज कर दिया, बांग्लादेश के खिलाफ 196 का स्कोर चेज कर दिया। तो आखिरी 3 मैचेस तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, लेकिन उसके पहले के और 3 मैचेस देखे तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान ने फिर बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। तो इससे एक जो कंक्लूजन निकलता है ना वो यही कि कौन सी टीम जो सामने है वो स्पिन कितना अच्छा खेलती है, जो कि पाकिस्तान के पास निश्चित तौर पर चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ, हालांकि बांग्लादेश से बेहतर तो स्पिन अटैक है नहीं, लेकिन बैटिंग इनकी बांग्लादेश से बेहतर थी, उस वजह से मैचेस जीते। बाकी जो दूसरी टीम है चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, वो निश्चित तौर पर आप जानते ही कि स्पिन उतना अच्छा खेलती नहीं, उनके खुद के पास उतनी अच्छी स्पिन अटैक होती नहीं, वो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ के पास काफी अच्छी होती है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के पास एक एडेड एडवांटेज तो होता ही है कि अपने स्पिनर्स के दम पर मैचेस जीते, चाहे पहले बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे। तो ये तो काफी हद तक एक एविडेंट सा है कि यहां पर पाकिस्तान की टीम के पास स्पिनर्स का एडवांटेज तो एक है, लेकिन दोनों टीमों के जो बैटर्स है ना, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के वो स्पिन कैसा खेलते हैं वो आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन करिए, जहां पर आपको मैं, हालांकि जरूरत तो नहीं है, फिर भी ओस के बारे में जो भी अपडेट होगा वो बता दूंगा। लेकिन जो जरूरी है कि पिच कैसी है, काली मिट्टी का कंटेंट कितना ज्यादा उसमें है, स्पिनर्स के लिए हेल्प होगी या नहीं होगी, वो आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर बताऊंगा, और अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल देखिए जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 खेल सकती है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें सैम अयूब और साहिब जता फरहान ओपन करेंगे। उसके बाद आ चुके हैं जिम बाबर भी, ये भी नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं, बाकी फकर जमान नंबर 4 पर। इसके बाद कप्तान सलमान अली आ गए हैं, मोहम्मद नवाज हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी कर लेते हैं, शादाब खान की वापसी हुई है लेग स्पिनर के तौर पर जो राइट हैंडेड बैटिंग करेंगे। बाकी शाहीन आफरीदी है, नसीम शाह है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, अबरार अहमद है। हालांकि मोहम्मद वसीम जूनियर की जहां पर भी एक ऑप्शन है जो कि आगे हम देखते हैं, जो कि बाएं हाथ के ही तेज गेंदबाज है, लेकिन ये काफी हद तक पक्की बात है कि शाहीन आफरीदी, शादाब खान, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर और अबरार अहमद, ये जो इनके पांचों बॉलर है ना, मोस्ट प्रोबेबली मिनिमम 3 ओवर के आसपास, यानी कि पांचों मिलकर के 14 से 15 ओवर की बॉलिंग कर देंगे। और बाकी जो बचे हुए 3-4 ओवर होंगे वो यहाँ पर मोहम्मद नवाज कर देंगे, और जरूरत पड़ने पर सैम अयूब यहाँ पर बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। तो प्रॉपर 7 ऑप्शन इनके पास हैं। हालांकि उसी में सलमान मिर्जा भी इनके पास एक ऑप्शन है जिनको टीम खिला सकती है, मोहम्मद वसीम जूनियर की, जहां पर स्लोअर वंस बहुत अच्छी करते हैं, गति भी इनके पास अच्छी खासी है। और बाकी जो बेंच है उसमें तो आप देख ही पाएंगे, उस्मान तारिक भी हैं, ख्वाजा नफे भी हैं, फहीम अशरफ भी हैं। और उसके बाद इनका जो करियर का आंकड़ा रहा है T20 फॉर्मेट में वो कैसा है वो आपके सामने, जिस
इसमें उस्मान तारिक को ही देख लीजिए, 2 टी20 मैचेस खेले, 6 विकेट ले चुके हैं, 12 का स्ट्राइक रेट पहली इनिंग का है, 6 का स्ट्राइक रेट सेकंड इनिंग का है। अजीब सा एक्शन है, स्लो मोशन में बॉलिंग करते हैं बेसिकली, शायद बैन भी हो जाए कुछ समय बाद। लेकिन फिलहाल बाकी जो खिलाड़ी हैं उनका एक्सपीरियंस जो कि तगड़ा है टी20 फॉर्मेट में, वो आप जरूर देख कर करिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से। हालांकि मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा जरूरत होगी इसकी, लेकिन चाहे वो यहाँ पर अगर हम बात करें उस्मान तारिक हो, सलमान मिर्जा हो, उस्मान खान जैसे प्लेयर हो, इनके नंबर्स देखने जरूरी हैं, जो कि आप जरूर देख कर करके, जो कि वैसे भी काफी ठीक ठाक हैं बॉलर्स की खास करके। उसके बाद रीसेंट फॉर्म देखें, जहां से आपको पता चलेगा ये प्लेयर्स रीसेंट टाइम में टी20 फॉर्मेट या शॉर्टर फॉर्मेट में वनडे और टी20 मिला करके किस तरह का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम में देते रहे। तो सभी को पता होगा बाबर आजम की गौर बेइज्जती हुई अभी बिग बैश में ही, हालांकि 1-2 हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई, लेकिन बिल्कुल रन इनसे नहीं बने, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। बाकी सैम अयूब भी बहुत अच्छे फॉर्म में तो दिखाई पड़े नहीं, लेकिन इनके साथ वही एडवांटेज आता है इनकी बॉलिंग का, जो कि ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, थोड़ी सी लेग स्पिन भी कर लेते हैं, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। वहीं पर साहिबजादा फरहान जो कि अभी गए थे वहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने, वहां पर भी इनसे कुछ खास अच्छे रन बने नहीं। लेकिन जिस तरीके की ये प्लेयर हैं जो निश्चित तौर पर शॉर्ट पिच गेंदें तो अच्छी खेलते हैं, ऊपर लैंड की गई गेंदें उतनी अच्छी नहीं खेल पाते, और जैसी ऑस्ट्रेलियन टीम है जो कि निश्चित तौर पर इस तरीके का रिसर्च करके ही आती है, जब मुझे ही पता है, तो मुझे नहीं लगता कि साहिबजादा फरहान कुछ खास कमाल कर पाएंगे। हालांकि अगर आप नंबर्स देखें तो ठीक ठाक रन इन्होंने बनाए हैं, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर। इसके बाद आते हैं फखर जमान, ये निश्चित तौर पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर के तो आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इनसे भी रन्स तो कंसिस्टेंटली बनते दिखाई नहीं पड़े रिसेंट टाइम में। और उसके बाद आते हैं सलमान आगा, ये थोड़े से वही प्लेयर है रोक करके खेलने वाले, रन्स इनसे भी कंसिस्टेंटली रिसेंट टाइम में नहीं बने। अब चूंकि इनकी बैटिंग लाइनअप जिसमें नाम तो बड़े बड़े हैं लेकिन काफी वल्नरेबल है, उसकी बात जो खिलाड़ी इस वजह से जो आते, चाहे वो मोहम्मद नवाज हो चाहे शादाब खान हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बल्ले से भी और गेंद से भी। शादाब खान मोहम्मद नवाज मिल करके 8 ओवर तो नहीं, लेकिन कम से कम 6 ओवर तो जरूर करेंगे, और साथ ही साथ बैटिंग की भी यूटिलिटी की काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ऊपर से बैटिंग काफी कमजोर दिखाई पड़ रही है फॉर्म के हिसाब से। तो निश्चित तौर पर ये दोनों प्लेयर, हालांकि परफॉर्मेंसेस देखें तो इन दोनों के भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यूटिलिटी वाइज ये काफी बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। और उसके बाद आते हैं साइंस आफरीदी, ये भी अभी बिग बैश ही खेल करके आए थे बेसिकली, वहां पर इनसे भी बॉलिंग नहीं हुई, फॉर्म में ये भी नहीं है। बाकी नसीम शाह निश्चित तौर पर बेटर फॉर्म में दिखाई पड़े रिसेंट टाइम में टी20 फॉर्मेट में, और इवन मोहम्मद वसीम जूनियर भी रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी विकेटें इन्होंने चटकाई हैं। और इवन अबरार अहमद निश्चित तौर पर स्पिन डिपार्टमेंट में एक बेस्ट ऑप्शन होंगे, जो थोड़े से मिस्ट्री टाइप के स्पिनर है, तो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को परेशान कर सकते हैं। और वहीं पर अगर बाई चांस यहाँ पर उस्मान तारिक या सलमान मिर्जा खेल गए, तो इन दोनों ने भी रिसेंटली टी20 फॉर्मेट में बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है, काफी विकेट चटकाई है पाकिस्तान के लिए भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। तो इनमें से भी जो खेलता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये बात तो पक्की है कि बॉलिंग तो ठीक ठाक है, बैटिंग काफी हद तक यहाँ पर बैंड बजा रही है इनकी, लेकिन फिर भी 5 से 6 ऑप्शन तो यहाँ पर आपको मिल ही जाते हैं अगर आप सभी बॉलर्स को ट्राई करेंगे, और साथ ही साथ ऑलराउंडर्स के साथ किसी एक बैटर को। तो वरना निश्चित तौर पर आपको ये समझना पड़ेगा, पिच रिपोर्ट में जो आपने देखा ना कि किस तरीके के बॉलर किस इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो देखना जरूरी है। उस हिसाब से आपको अपनी टीम सेलेक्ट करनी होगी, जो कि टॉस के ही बाद काफी हद तक क्लियर होगा। लेकिन फिर भी कौन से 6 बेस्ट ऑप्शन थे वो तो आपने देख ही लिया। इसके बाद हेड टू हेड के स्टैट से भी देख करके आपको काफी हद तक आइडिया लगेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि साहिबजादा फरहान से वो उम्मीद नहीं करते कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ रन बना पाए, जो कि एक कर भी नहीं पाए। 5 में केवल 61 रन है, और इवन सैम अयूब तो खेले नहीं है, लेकिन सैम अयूब ने ना ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक बार काफी अच्छे रन बनाए थे, अगर आपको याद हो वनडे क्रिकेट में खास करके। तो इनसे उम्मीद हमेशा रहेगी, ये अच्छा पेस और अच्छा बाउंस अगर हो तो बहुत अच्छा खेलते हैं। और वही बात जो कि इनकी बॉलिंग की एक एडवांटेज है, उसकी वजह से भी टीम में आ जाते हैं। बाबर आजम के नंबर्स काफी अच्छे हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखें, इवन फकर जमान के भी नंबर्स काफी अच्छे हैं। तो ये दो ट्रम रही हैं प्लेयर, बेसिकली इनको मैं सेफर ऑप्शन तो नहीं मानता। अगर आप रिस्क ले पाते हैं तो इनको लेकर के जाइएगा, वरना आप यहाँ पर मोहम्मद नवाज के आंकड़े देखें तो एक मैच पे 6 रन विकेट नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे जिनको आप पिक कर सकते हैं, तो आप इनको लेके जा सकते हैं। बाकी शादाब खान तो है ही, 8 मैच पे 13 विकेट 38 रन, और इवन शाहीन आफरीदी के 9 मैच में 12 विकेट है, लेकिन नसीम शाह के 2 मैच में केवल 1 विकेट है, मोहम्मद वसीम जूनियर के 1 मैच में 2 विकेट है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर ये खेलते हैं। और इवन सलमान मिर्जा, अगर हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेले, उस्मान तारिक भी नहीं खेले, लेकिन अगर खेलते हैं तो नंबर्स तो उनके हैं नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें बॉलिंग में निश्चित तौर पर शाहीन आफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, और बैटिंग में सैम अयूब। ओवरऑल बेस्ट ऑप्शन ये होंगे 4, जिसमें आप अब बाकी किस बॉलर को लेके जाना चाहेंगे। नसीम शाह के तो आंकड़े अच्छे हैं नहीं हेड टू हेड में खास करके, और इवन अगर आप इस वेन्यू पर भी देखें तो नसीम शाह के 18 मैच में केवल 19 विकेट, और स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत ही पुअर है। लेकिन
लेकिन यहाँ पर शाहीन अफरीदी ने अच्छा काम किया है, इवन शादाब खान ने भी। नवाज के भी 22 में से 23 विकेट और प्लस इनकी बैटिंग वो भी इनको एक एडवांटेज देती है। वसीम जूनियर के भी 20 में से 20 विकेट है, लेकिन अबरार अहमद के 18 मैच में 23 विकेट हैं। तो ओवरऑल जो हमारे सारे जो डेटा हमने देखा पीछे, इवन उस्मान तारिक के 4 में से 10 विकेट, 8 में से 12 विकेट यहाँ पर सलमान मिर्जा के हैं। तो जो भी हम चीजें यहाँ पर समझते हुए आए हैं अभी तक इस वीडियो के अंदर, उसके हिसाब से तो शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज, शादाब खान के साथ साथ अबरार अहमद बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिनको आपको ड्रॉप करना निश्चित तौर पर एक बुरा डिसीजन हो सकता है आपके लिए। और साथ ही साथ बैटिंग में साइम अयूब, यही 5 सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी डिपेंड करेगा आप कितने ज्यादा रिस्की प्लेयर ले सकते हैं अपनी टीम में। बाबर आजम के नंबर इस मैदान पर भी बहुत अच्छे हैं हालांकि, लेकिन बाकी उस्मान तारिक और सलमान मिर्जा में से कौन खेलेगा, ये सारी चीजें तो टॉस के बाद ही तय हो पाएंगी कि क्या कोई छठा प्लेयर ले सकते हैं या नहीं। हालांकि मैं तो नहीं लूंगा, तो वही 5 जो बेस्ट ऑप्शन थे, अगर वो प्लेइंग इलेवन में खेल रहे हैं तो वही 5 जो बेस्ट होंगे। और जो उस्मान तारिक और सलमान मिर्जा है, उसमें से अगर कोई उन 5 में से किसी एक की जगह पर खेल गया तो वो उनकी जगह पर हमारी टीम में आ जाएंगे, स्पेसिफिकली उस्मान तारिक। बाकी प्लेयर बैटल क्या कर देखे तो साइम अयूब, बेन डॉर्सो इसके 2 गेंद पर बिना कोई रन बनाए एक बार आउट हो चुके हैं। बाबर आजम जंपा पर 69 गेंद पर 69 रन बना करके 3 बार, और एक बार जेवियर बार्टलेट पर आउट हो चुके हैं। फकर जमान मार्कस स्टोनिस पर एक बार सस्ते में और एक बार कैमरन ग्रीन की पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं। तो ये कुछ प्लेयर बैटल का डेटा था T20 फॉर्मेट जो कि आपने पाकिस्तान की तरफ से देखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर क्या होगा वो थोड़ा सा फॉर श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो स्क्वाड है उसमें फिलहाल जो मेरे हिसाब से प्लेइंग इलेवन बन सकती है, मिचेल मार्श खेलेंगे। हालांकि मिचेल मार्श अभी बिग बैश का फाइनल खेल करके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले मैच में ना खेलें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बाकी ट्रेविस हेड है, कैमरन ग्रीन है, जोश इंग्लिश है, कूपर कॉर्नली भी फाइनल खेले थे। बाकी यहाँ पर मार्कस स्टोनिस भी हैं, मिच ओवेन है, सॉन एबर्ट हैं, जेवियर बार्टलेट है, बेन डॉर्सिस और एडम जंपा। तो बेसिकली जो फाइनल खेल करके आए हैं प्लेयर, जैसे मिचेल मार्श जैसे प्लेयर, कूपर कॉर्नली जैसे प्लेयर, हो सकता है कि उनको पहले T20 में रेस्ट कराएं ये लोग। तो इनके पास जो ऑप्शंस है ना, ओपनर के तौर पर तो जोस फिलिप एक हैं ही, ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि ये भी सिडनी सिक्सर की तरफ से फाइनल खेल रहे थे। और उसके साथ साथ मैथ्यू शॉट ज्यादा बेटर मेरे ख्याल से एक ऑप्शन होंगे, जो कि काफी रेस्ट लेकर के आए ही हैं फिलहाल। बाकी इनके पास मैट रेंसो है, माली बेयर्डमैन है, जैक एडवर्ड्स है। तो तगड़ी टीम है T20 फॉर्मेट की, बहुत ही कमाल की टीम। और बाकी पूरा करियर का डेटा अगर आप देखना चाहें, हालांकि मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, इन सभी के बारे में सभी को पता है। इवन जोश इंग्लिश और कैमरन ग्रीन के बारे में भी, कूपर कॉर्नली को भी काफी लोग समझ चुके हैं बेसिकली। हालांकि इंटरनेशनल T20 करियर इनका उतना अच्छा नहीं रहा है, 4 मैच केवल 13 रन है। और उसके बाद मार्कस स्टोनिस को सभी जानते हैं, मिच ओवेन को काफी हद तक सभी लोग जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट इनको उतना पचा नहीं। लेकिन जो ऐसे प्लेयर जैसे मैट कोनेमान, जोस फिलिप, मैथ्यू शॉट और जैक एडवर्ड्स, इनका T20 फॉर्मेट कैसा रहा वो भी आप यहाँ पर देख करके उनके एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। और रिसेंट फॉर्म भी आपके सामने, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें अभी जैसा आपको पता होगा बिग बैश का फाइनल हुआ, वहां पर पर्थ स्कॉट्स की टीम जीती। उसके लिए मिचेल मार्श ने फाइनल में 44 रन बनाए, उसके पहले भी ठीक ठाक बढ़िया फॉर्म में थे। ट्रेविस हेड को लेकर के तो कोई डाउट बनता ही नहीं है, रन बहुत नहीं है शॉर्टर फॉर्मेट में। टेस्ट क्रिकेट ये ज्यादा रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो खेलते दिखाई पड़े, और उस वजह से भी नंबर्स उतने बेहतर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये 2 बेस्ट ऑप्शन है टॉप ऑर्डर से। कैमरन ग्रीन तो एज ऑलराउंडर अगर खेलते हैं, अब किस नंबर पर बैटिंग करेंगे ये भी देखना पड़ेगा, एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। जोश इंग्लिश से बहुत कंसिस्टेंटली रन बने नहीं थे पूरे बिग बैश में, ये भी हालांकि पर्थ स्कॉट्स के लिए भी फाइनल खेल करके आए हैं, हो सकता है इनको भी रेस्ट कराया जाए। तो बेसिकली ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन प्लेइंग इलेवन में खेलेगा अभी के लिए। बाकी कूपर कॉर्नली ने भी बॉलिंग काफी अच्छी करी थी पूरे बिग बैश में, बैटिंग इनसे हुई नहीं। मार्कस स्टोनिस पूरे टूर्नामेंट में कमाल के परफॉर्मर के तौर पर निकल कर गए थे, अपनी टीम मेलबर्न स्टार्स के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी। मिच ओवेन से कुछ खास हुआ नहीं टूर्नामेंट के अंदर बिग बैश में रिसेंट टाइम में। सॉन एबर्ट ने बढ़िया बॉलिंग करी थी, अभी लास्ट के 2 ही मैचेस में सिडनी सिक्सर के लिए ये भी खेले थे फाइनल, तो हो सकता है ये भी रेस्ट करें इस मैच में। जेवियर बार्टलेट जरूर ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, अगर खेलते हैं तो जबरदस्त फॉर्म में रहते पूरे बिग बैश में। बेन डॉर्सिस, इन्होंने भी काफी अच्छी विकेटें निकाली थी। और उसके बाद जंपा, ये भी निश्चित तौर पर एक स्पिनर के तौर पर तो इस पिच पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कोनेमान का बिग बैश बहुत अच्छा गया था, ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। जोस फिलिप ने भी बहुत ज्यादा रन तो रिसेंट टाइम में नहीं बनाए हैं। मैथ्यू शॉट निश्चित तौर पर जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और प्लस टॉप ऑर्डर की बैटिंग अगर करते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कहने का ये मतलब है ना, इवन जैक एडवर्ड्स अगर खेलते हैं आज के इस मैच में तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शंस में से एक होंगे। तो कौन से बेहतरीन ऑप्शंस हैं वो और कैसे फॉर्म में, वो आपने यहाँ पर देख लिया। और प्लेइंग इलेवन क्या खेलेगी वो तो टॉस के बाद पता चलेगा, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको बता दिया कि कौन से प्लेयर अगर खेलेंगे तो टीम में आने के लिए बेस्ट है। लेकिन फिलहाल अगर हेड टू हेड के आंकड़े देखें ना, तो टॉप ऑर्डर पर चाहे मिचेल मार्श हो, चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे कैमरन ग्रीन हो, हालांकि ग्रीन के बल्ले से अच्छे रन तो नहीं आए, एक ही मैच में 2 रन, लेकिन विकेटें 2 ले गए हैं और यही इनके साथ एक एडवांटेज होता है। इवन अगर आप इंग्लिश के भी आंकड़े देखें तो बहुत ही खराब है पाकिस्तान के खिलाफ। बाकी मार्कस स्टोनिस के 7 मैच 187 रन, 2 विकेटें हैं। फॉर्म तो काफी अच्छा है रिसेंट टाइम में। सॉन एबर्ट, जेवियर बार्टलेट ने बढ़िया काम किया। जंपा ने 11 मैच 12 विकेटें ले रखी हैं। बेन डॉर्सिस 1 मैच में नहीं चले। मैथ्यू शॉट के 3 मैच 41 रन। तो हेड टू हेड में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है
कुछ खास कमाल कर नहीं पाया पाकिस्तान के खिलाफ। और इस मैदान पर अगर आप आकर के देखें तो यहीं पर कैमरन ग्रीन ने 2 रन बनाए थे, 2 विकेटें ली थी एक ही मैच में। ट्रेविस हेड ने 26 रन बनाए थे, 24 रन बनाए थे इंग्लिश ने, स्टोनिस ने बनाए थे 23 रन, और बाकी मिच ओवन ने 2 मैच में 21 रन बना रखे हैं। बॉलिंग में बेन डॉर्सो ने 4 मैच और 4 विकेट इसी मैदान पर ले रखे हैं। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कि निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेंगे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको मैंने रिसेंट फॉर्म का टाइम पर क्लियर कर ही दी हैं। प्लेयर बैटल देखेंगे तो मिचेल मार्श जो शादाब खान पर आउट हो चुके हैं 3 बार, वो भी केवल 17 रन बना करके, तो वो काफ़ी यूजफुल रहेंगे। जब बॉलर कैमरन ग्रीन भी शाहीन अफरीदी पर विकेटें दे चुके हैं, और इवन मोहम्मद सिंह जूनियर पर भी सस्ते में आउट हो चुके हैं। जोश इंग्लिश की बात करें तो शाहीन अफरीदी और नसीम शाह पर आउट होते रहे हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा, जो कि इसमें ना काफ़ी सारे डोमेस्टिक टी20 के भी नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। और बाकी मार्कस स्टोइनिस, मैट रेंसो और जोस फिलिप के भी आंकड़े अगर आप देखें तो शादाब खान भर भर के आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगे शाहीन अफरीदी के साथ। तो ओवरऑल फेवरेट तो टीम काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया ही है, लेकिन प्लेइंग 11 उनकी क्या खेलेगी वो अभी पर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। वो उसका रीजन आपको मैंने वीडियो के दौरान बताया। बाकी पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो काफ़ी तक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पाकिस्तान के प्लेयर से कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे। फिर भी मेरी जो फाइनल टीम मिलेगी वो तो आप ले ही सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, जहाँ पर आपको मैं अपना पिच रिपोर्ट भी दे दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए, वो सबसे जरूरी है, वो आपको क्लैरिटी दे देगा कैसे टीम बनानी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।